हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी मेरे छोटे भाई बहनों को श्री राधे वृंदावन धाम की जय हो। देखो, हम लोगों ने पहले भी इडियम्स और फ्रेजेस के पीवाईक्यू किए हैं। और मैंने जैसे आप लोगों से कमिटमेंट कर रखा है, आई हैव कमिटेड, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम लोग मिनिमम मिनिमम 1000 तो वोकैब कर लेंगे। और वोकैब भी देखो मेरे भाई बहनों, अपन वोकैब ऐसी नहीं करने वाले कि जो आपके अपन ने पढ़ ली और एग्जाम में आए ना। अपने वोकैब भी ऐसी टच कर रहे हैं जो आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद वही एग्जैक्ट इन 1000 वर्ड्स में से ही आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और सेम ये ईडियम फ्रेजेस के हम लोग जो पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसे पढ़ नहीं रहे हैं, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग साथ में आने वाले चारों ऑप्शंस को भी साथ साथ लेकर के याद कर रहे हैं। तो अपना टारगेट ये है कि एग्जाम से पहले 500 इडियम्स और फ्रेजेस हो जाए और एग्जाम से पहले 1000 ऐसे वर्ड्स हो जाए जो आपको एग्जाम क्लियर करवा दे। मेरा ये मोटिव है। तो मैंने पहले भी बोला कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं उसका रीजन क्या होता है। आप देखो, पढ़ तो अपन हर जगह पे लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई, मैं बोलता हूं कि एवरी टीचर वो अपना बेस्ट ही करते हैं। टीचर का काम ही होता है अपना बेस्ट सर्व करना, एक सर्विस होती है एक प्रकार की। लेकिन ये जो पैटर्न होता है ना कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन में आने वाली ईडियम को पढ़ें, फिर उसके 4 ऑप्शंस को चेक करें, ये पैटर्न बहुत अच्छा होता है। इस पैटर्न में इसको क्रिएट करने में भी समय लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो तो ये बिल्कुल एग्जाम को जाकर के हिट करता है। ठीक है, जैसे यहां देखो, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो जब अपन इस पैटर्न पे हर चीज को डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में बड़ी ही सहायता मिलने वाली है। ठीक है जी, चलो भाई, सभी छोटे भाई बहन जो हैं वो आते ही सेशन को पहले ही लाइक करना। लाइक करने से ये उन बच्चों तक पहुंचेगा जिन्हें ऐसे सेशंस की रिक्वायरमेंट है जो उनको एग्जाम क्रैक करवाए, है ना। द मोटिव इज टू क्रैक एग्जाम। हमारा जो मोटिव है दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन लेट यू क्रैक द एग्जाम। फिर आप एग्जाम को क्रैक कर ले, यही हमारा मोटिव, यही हमारा टारगेट है। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े। और उससे पहले अगर बांके बिहारी लाल का नाम नहीं लिया तो फिर क्या किया। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। अब आएगा आनंद, हर चीज आपको याद हो जाएगी, ये मैं आप पूरा प्रयास करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड सो मच टाइम, ध्यान से पढ़ना, आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड एनर्जी इनटू द प्रोजेक्ट। बोल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद और एनर्जी, ऊर्जा इन्वेस्ट करने के बाद, वी आर नाउ बैक टू स्क्वायर वन। हम लोग स्क्वायर वन पर वापस आ गए हैं। तो ये जो अंडरलाइंड है ना, ये अंडरलाइन का कई बार एसएससी आपको ऐसे अंडरलाइन करके देगा और पूछेगा कि आप बताओ भाई इसका मीनिंग क्या होने वाला है बैक टू स्क्वायर वन का। तो जब हम ये इस तरीके से कोई भी इडियम को पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस का पूरा अप्रोच पढ़ेंगे। अप्रोच पढ़ने से अगर लेट्स से आपको इडियम्स का, फ्रेजेस का हिंदी मीनिंग भी नहीं पता है, तो भी अगर आपके पास में अप्रोच क्लियर हो गया ना मेरे भाई, तो आपका 90% काम हो गया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये इडियम बोलना क्या चाह रही है। तो इस सेंटेंस को पढ़े। ये एक प्रकार का रिग्रेट शो कर रहा है। रिग्रेट यानी कि मेरे को ना बड़ा अफसोस है किसी बात का, ये ऐसा शो कर रहा है अगर ध्यान से पढ़े। आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड एनर्जी इनटू द प्रोजेक्ट, वी आर नाउ बैक टू स्क्वायर वन। इतना सारा एनर्जी और समय प्रोजेक्ट में लगाने के बाद हम फिर से स्क्वायर वन पर आ गए हैं। देखो बैक टू स्क्वायर वन का अगर मैं बात करता हूं तो आप ये समझो कि ह्यूमन जो लाइफ है वो क्या है, पूरा का पूरा एक सर्कल है कि नहीं है। पूरा सर्कल है कि मैं बोलता हूँ कि मेरा जन्म एक गांव के अंदर हुआ, फिर मैं एक सिटी में निकला, फिर मैंने वहां पर नौकरी करनी स्टार्ट करी, सभी के साथ में ये चीज़ें होंगी। फिर मैंने नौकरी करनी शुरू करी, फिर मैंने बैंक में जॉब करी, फिर मेरी बैंक की जॉब मैंने छोड़ दी, फिर मैं एक मेट्रो सिटी में मूव कर गया, वहां गया, फिर मैंने वहां नौकरी करी। अब मैं दोबारा अपने गाँव में आ गया हूँ।
आप समझो इस बात को कि जगह जगह का पानी पी करके मैं दोबारा कहाँ आ गया हूं, मैं दोबारा अपने गांव में आ गया हूं। दैट मीन्स बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या हुआ, जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आप दोबारा पहुंच गए। तो चार अपने पास में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोलता है नॉट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, परिणाम के लिए वर्ड आता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणाम। तो आप लोग परिणाम के लिए तैयार नहीं है। क्या बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग ये होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इन द सेम सिटी, उसी सिटी के अंदर होना, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो, मैंने बोला कि मैंने वहां से शुरू किया, फिर ऐसे पहुंचा, फिर आगे पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, लेकिन दोबारा मैं अपने गांव में आ गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सेम सिटी में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जहां से लाइफ को बिगिन किया, मैं वहीं पर दोबारा पहुंच गया। ये अप्रोच लेकर के अपन को चलना है। सी बोलता है फाइटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना नहीं भाई, ये तो मियाँ बीवी का काम होता है, पति पत्नी का काम होता है ना। तो अभी आप जब हो जाओगे तब आपको पता चलेगा भाई। तो हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सब कुछ फिर से शुरू करना, सब कुछ जीरो से शुरू करना, उसे बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या हुआ? बैक टू स्क्वायर वन मींस फ्रॉम वेयर यू बिगिन नाउ यू आर अगेन एट द सेम पॉइंट। जहां से आपने शुरू किया, आप दोबारा अब कहां हैं? आप दोबारा अब उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से सारी चीजों को शुरू से करना, तो ये होता है बैक टू स्क्वायर वन। जैसे हमारी लाइफ भी है, तो ईडियम्स वैसे भी हमारी लाइफ से ही तो रिलेट करती हैं। आप जितना ईडियम फ्रेजेस को एंजॉय करने लग जाओगे ना, उतना आसानी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। अब जैसे ये बैक टू स्क्वायर वन है, आप दिन में 4-5 बार अगर इसको बोलो, प्रैक्टिस के अंदर लेकर के आओ। लेट्स से आप बोलते हो कि यार मैं है ना अभी जैसे कोई भी बात बोलो आपकी, मैंने एक काम किया, मैं सुबह उठा, फिर मैं गया, मैंने ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं कोचिंग चला गया, कोचिंग के बाद में मैं मार्केट चला गया थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने आकर के खाना बनाया। अब मैं अगले दिन सुबह उठूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? बैक टू स्क्वायर वन। यानी मुझे फिर से सारे काम शुरू करने पड़ेंगे, जीरो से शुरू करने पड़ेंगे। हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो ये होता है बैक टू स्क्वायर वन। हालांकि मैंने जो एग्जांपल दिया बड़ा ही एक लेम एग्जांपल है ये, बट स्टिल the point is that you if you practice in your everyday life you understand each and everything well। अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो बैक टू स्क्वायर वन आपको मेरे हिसाब से एडीएम याद होगी। कोई अगर बच्चा एक एग्जाम्पल बना के इसका कमेंट करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये फील आएगा भाई आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा है हर चीज के अंदर। बहुत अच्छी बात है जी। आप लोग वैसे ही मेरे जो छोटे भाई बहन हो, सब बड़े ही प्यारे हो मुझे। मैं कई बार बोलता भी हूँ यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, आप मेरी आंख के तारे हो। ठीक है, तो ये तो हुआ कि यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। अच्छा, अगर आपके पास में ऐसा कुछ आ जाए, एप्पल एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अगर एग्जाम में आपके पास ऐसा कुछ आवे, थोड़ा यहां लिखता हूं है ना, थोड़ा यहां लिखता हूं। लेट्स से आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि ये दीपक इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो उसका फिर मीनिंग क्या होगा? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई वांट टू नो योर आंसर्स। ओके, तो आपको आंसर्स करने हैं मेरे फ्रेंड्स। चलो, सेकंड ईडीएम है और मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है, बहुत ही ज्यादा खास ईडीएम है ये वाली। एसएससी एमटीएस के अंदर आई हुई है, 2023 का ये एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट के अंदर ये आई थी। बी लाइक चौक एंड चीज, बहुत बहुत खास ईडीएम है ये। बी लाइक चौक एंड चीज। देखो, अब आप बोलो कि एक मैं बोलता हूं दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा क्या हुआ? आपके दिमाग में आएगा भाई हाँ दाल बाटी चूरमा तो बिल्कुल एकदम सेम चीज है। अब अगर मैं चौक और चीज की बात करता हूं, बी लाइक चौक एंड चीज,
ये मैं आपको एक बार जज करने के लिए बोला हूं कि जज करो क्या ये बहुत एक दूसरे से सिमिलर है या फिर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, ये आप जज करो जब तक हम चार ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होना। ठीक है, टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल जैसा होना। टू हैव ए क्लोज रिलेशन विद अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध होना। टू बी डिस्टेंटली रिलेटेड टू ईच अदर, दूरी से ही एक दूसरे से संबंधित होना, यानी कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर का संबंध है। तो इन चारों में से क्या होगा, क्या ये सिमिलर होगा? बी लाइक चौक एंड चीज, क्या ये सिमिलर होगा? या फिर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होगा, या टू हैव ए क्लोज रिलेशन विद अनदर पर्सन होगा, और टू बी डिस्टेंटली रिलेटेड टू ईच अदर होगा। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, जब मैं बोलता हूं चोक एंड चीज, अब जैसे ऊपर लिखा है ना बी लाइक, बी लाइक का मतलब है के तरह। तो चोक एंड चीज की तरह क्या 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 हो सकता है? देखो, चौक और चीज का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ना, तो ये क्या हुआ? टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। जैसे मैंने बोला दाल बाटी चूरमा ले लो आप, है ना, या फिर आप ले लो राइस एंड करी ले लो आप, है ना। राइस एंड करी क्या होता है? एक दूसरे के बड़ा नजदीक होता है। या फिर यहाँ आता टोस्ट, बी लाइक टोस्ट एंड बटर। तो अब टोस्ट, आपको पता है कि टोस्ट ब्रेड के लिए भी टोस्ट आता है, सेकी हुई ब्रेड को टोस्ट बोलते हैं। तो बटर उसके ऊपर लोग लगा के खाते हैं, तो बड़ा ही एक आपस में बहुत नजदीकी इनका संबंध रहता है। लेकिन टू बी चोक एंड चीज, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है। इस बात को अपन को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में ईडीएम हिट कर सकती है, बी लाइक चोक एंड चीज। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आई हैव मैनी मैनी गुड फ्रेंड्स एंड दीपक एंड कपिल आर लाइक चोक एंड चीज। तो आप ये बता सकते हो भाई, ऐसा प्रैक्टिकल लेकर के आने के लिए, भाई दीपक जो है वो अलग है और कपिल जो है वो अलग है। तो ऐसे एग्जांपल्स जब आप बोलने लगोगे ना, तो बी लाइक चोक एंड चीज आपको याद हो जाएगा। जैसे होता ही है, अब हॉस्टल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप हॉस्टल लाइफ में हो, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, अगर आप अभी स्कूल लाइफ के अंदर भी मान लो हो, तो यू हैव मैनी फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि आपके बहुत सारे दोस्तों में से कुछ दोस्त क्या होते हैं कि एक सिमिलर होते हैं, उनकी क्वालिटी सिमिलर होती है ना, और वो आपस में घुल मिल के बातें करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर उनमें से एक आधा फ्रेंड ऐसा भी होता है मेरे दोस्त, जो बहुत कम बोलता है, जो रेटिसेंट होता है, और एक क्या होता है, बड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है। अब जो रेटिसेंट है वो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट है वो ज्यादा बोलता है। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके किस तरीके से हुए? लाइक चीज एंड चोक। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को एक संबंध बना करके चीजों को याद करना है। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छा है ये वाला बहुत अच्छा है। और इसके जो चारों ऑप्शंस भी है ना, ये चारों ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कुछ भी इडियम्स और फ्रेजेस की क्लासेस में से अपन को कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। एक तो देखो, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच किया करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बात बोलता हूं कि आपको क्यों ऐसा करना चाहिए। नॉट ओनली माइन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोलता हूं कि आपको हर एक टीचर के साथ में और ज्यादा इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए। आपको कमेंट्स करने चाहिए जाके, आपको वीडियो हर किसी का जो सेशन है, यू नीड टू वॉच टिल द वेरी एंड, आपको पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आप खुद अपने क्वेश्चंस टीचर के सामने रखोगे, अपनी क्वेरीज रखोगे। जैसे एक बच्ची ने कल परसों मुझे बोला कि सर हायरार्की वर्ड को, हायरार्की जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन कर दो, मुझे ये वर्ड याद नहीं हो पा रहा है। तो उस वर्ड के लिए मैंने पूरा का पूरा सेशन डेडिकेट कर रखा है। मैंने उसके अंदर ऑलमोस्ट जाकर के 45 इंग्लिश के सबसे डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग जितना ही मुझे इन्वॉल्वमेंट शो करते हो, एक हमारा भी फिर क्या दायित्व बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है कि आपके लिए खुद को डेडिकेट कर दें। एंड मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि इतना जितना आप पढ़ते जाते हो ना किसी से भी, लेट से कोई भी टीचर है जिससे आप लोग पढ़ते हो, आप उनसे कुछ बातें भी किया करो।
क्योंकि टीचर एक ऐसा प्राणी होता है जो आपको आपकी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट टाइम के अंदर गाइड करके बाहर निकाल सकता है। टीचर के पास ये पावर होती है। आप देखो बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे लाइफ के अंदर जो बहुत कुछ गलत हो जाने के बाद भी हार नहीं मान, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे टीचर्स होंगे जो सब कुछ लाइफ में गलत हो जाता है उसके बाद भी हार नहीं मानते। बिकॉज टीचर जो होता है उनकी बैकबोन बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आप जितना ही उनके साथ आपकी ट्यूनिंग है, आप जिस किसी से आप लोग अभी ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, तो अगर आप उनके साथ में ट्यूनिंग बना के चलेंगे, है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि भविष्य में देखो आप कितने महान टीचर्स हैं जिनके साथ में अच्छे रिलेशन होने के बावजूद, जो आईएएस हैं, आईपीएस बनने के बावजूद भी उनसे आज भी एडवाइस लेते हैं जाकर के, क्योंकि टीचर के साथ में एक रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर बच्चे का टीचर के साथ में संबंध अच्छा बना हुआ है तो आप लाइफ के बहुत ज्यादा मुश्किल पल के अंदर भी बड़ी आसानी से वहां से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई थर्ड वाले पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है उसमें से अपन को यहां देखो, जैसे यहां फिल इन द ब्लैंक दिया गया ना, इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर अपन को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम आएगी वो चूज करनी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या लिख रहा है? ग्रेटा थनबर्ग, ये कोई पर्सन का नाम होगा, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। When she dared to question, dared का मतलब क्या होता है? साहस करना। क्वेश्चन अबाउट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जिम्मेवारी। विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस। ये बोला कि ग्रेटा थनबर्ग ने जब साहस किया क्वेश्चन करने का, है ना, किसके बारे में? अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी के बारे में। जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, आप देखते हो आजकल कितने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। अब रिक्वायरमेंट समय की ये आ गई कि हर घर में एसी लगाना पड़ रहा है ना। एसी के बिना तो भैया नहीं पड़ रही है आज के समय के अंदर, बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइवल। तो ये क्या बोलना, इसने जो क्वेश्चन किया, इस पर्सन ने, इस महिला ने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन किस प्रकार का था, ये अपन को फिल इन द ब्लैंक में करना है। तो ये चार अपने पास में ऑप्शन है। यानी जब उसने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन किया या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो जिम्मेवारी बनती है उसके ऊपर क्वेश्चन किया, तो उसने क्या कार्य कर दिया वो अपन को बताना है। तो ये चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। सोड वाइल्ड ओट्स, सोड वाइल्ड ओट्स, क्या ये हो सकता है? पहली बात तो इसका मीनिंग अपन को पता होना चाहिए। सोड वाइल्ड ओट्स होता है कि जवानी अपने ना जीवन के अंदर मौज ही मौज करना, बस मौज करना, जिम्मेवारी लेना नहीं जीवन के अंदर, और अपनी जवानी को आनंद में और उत्सव में बिता देना, उसे बोलते हैं सोड वाइल्ड ओट्स। ठीक है, फिर आता है केप्ट द पोट बॉइलिंग। केप्ट द पोट बॉइलिंग का मतलब क्या होगा? केप्ट द पोट बॉइलिंग, मान लो पोट को अपन चूल्हा मान लेते हैं, तो आप बोल रहे हो भाई चूल्हा जलने दिया, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई काम करता रहा जिससे घर का खर्चा चलता रहा। तो केप्ट द पोट बॉइलिंग का मतलब होता है घर का खर्चा चलने वाला कार्य करना। गेव द डेविल हिज ड्यू, ड्यू क्या होता है? बकाया। तो जो डेविल है, बुरा व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना। ठीक है, ये हो सकता है क्या? हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही और सटीक प्रिसाइज बात बोलना, क्या ये हो सकता है क्या? तो आप बताओ मुझे, क्या इसका ये जो इडियम यहां पर आनी चाहिए क्या होनी चाहिए? क्या जवानी में आनंद करना, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? केप्ट द पोट बॉइलिंग, क्या घर का खर्चा चलाते रहना, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? गेव द डेविल हिज ड्यू, क्या ये इसका आंसर हो सकता है कि चाहे व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं भी करते आप, लेकिन ना कुछ कार्यों के अंदर आप उसकी तारीफ कर ही देते हो कि हाँ यार देखो ये इतना भी बुरा नहीं है भाई। ठीक है, या फिर हिट द नेल ऑन द हेड, तो या फिर सटीक चोट, सटीक बात करना। तो मेरे और आपके हिसाब से एक ही आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप कमेंट करके मुझे बताओ पहले, और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या आंसर रहेगा इसका। थर्ड वाले का आंसर अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताना भाई क्या आंसर रहता है। और देखो ये केप्ट द पोट बॉइलिंग, ये ईडीएम आ भी सकती है एग्जाम के अंदर, और ये आपको गच्चा भी दे सकती है, धोखा दे सकती है। जैसे अब देखो केप्ट द पोट बॉइलिंग, अब बॉइलिंग से दिमाग में आपके एक बात आएगी, अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये ईडीएम
ये वाली। अब जैसे ये वाली ईडियम है, केप्ट द पॉट बॉइलिंग, तो ये हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा करती है, भाई केप्ट द पॉट बॉइलिंग, क्या बॉइलिंग का मतलब यहाँ पर गुस्सा होने से है? तो आपके कई बार एग्जाम में ये आएगी और आपको पक्का पक्का लगेगा भाई हाँ, केप्ट द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है, बॉयल हो रहा है ना, इस तरीके से एंग्री हो रहा है, हमें ऐसा आइडिया मिलेगा। बट हमें समझना पड़ेगा, जैसे पोट है तो पोट किसी बर्तन के लिए भी आता है, पोट किसी कच्चे घड़े के लिए भी आता है, तो आप समझ लो भाई मिट्टी का बना हुआ चूल्हा है उसके लिए पोट वर्ड आ रहा है। और कोई बोल रहा है कि मैंने अपने, चाहे जब जब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैं छोटी छोटी नौकरियां करके भी अपने घर का खर्चा चलाता रहा, उसे बोलेंगे केप्ट द पॉट बॉइलिंग। ठीक है, इस तरीके से अपन को एडियम्स को अपने दिमाग में स्टोर करो। एडीएम्स लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एडीएम मेरे दोस्त आपके दिमाग में स्टोर हो जावे। बहुत सारी ऐसी जैसे हम लोग सेशंस जब भी क्रिएट करते हैं ना, एक टेबल पे बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ना वर्ड्स को आपके दिमाग में उतारा जाए। वाकई हम मेरे साथ में 3-4 लोग हैं जो भी हैं, वो हम लोग पूरा जब भी एक क्लास वोकैब की लगानी होती है, उस वोकैब की क्लास से पहले हम सबके दिमाग में एक बात होती है कि आप ये क्वेश्चन लेकर के जा रहे हो, आप ये वर्ड लेकर के जा रहे हो, क्या ये वर्ड आप बच्चे के दिमाग में बिठा पाओगे? तो आप जब भी वोकैब की क्लास जाके देखोगे, जब भी आपको समय मिले जाके चेक करना, तो वहां जो अटेम्प्ट रहता है ना, दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। वो प्रयास ऐसा है जो आपको हर एक चीज समझाने में लगा हुआ है। तो वो चीजें बड़ी आपके काम की है बच्चों, आप जाके जरूर देखना मेरे दोस्तों। चलो, द जज वॉन्टेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ये अच्छी इडियम है, हालांकि थोड़ी सी सिंपल है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जज क्या करना चाहता था? जज सुनना चाहता था डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। अब देखो ये अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो शायद तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एसएससी एमटीएस 2023 का ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली फ्रॉम द लॉयर, क्या लॉयर से सुनना चाहता था, क्या वकील से सुनना चाहता था? डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, जो पर्सन इस चीज में इन्वॉल्व था, क्या सीधा उससे सुनना चाहता था? इन क्लोज विन विसिनिटी टू द जूरर, जूरर क्या होता है? जूरी के लिए आ रहा है। और विसिनिटी क्या होता है? आसपास का क्षेत्र। तो क्या जो जूरी है आसपास की, क्या उनसे सुनना चाह रहा था? हैविंग ईयर्स विच नेवर फेल, या फिर ऐसी बातें सुनना चाह रहा था जिस पर ट्रस्ट किया जा सके? तो देखो, जब ये आता है ना स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व है प्रोसेस के अंदर, क्या है? जो व्यक्ति इन्वॉल्व है प्रोसेस के अंदर, डायरेक्ट उसी से सुनना चाह रहा था। तो क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। ये इसका बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हमारे पास में हो जाएगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर कब होगी? जब हम लोग सेंटेंसेस को, मैं बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आंसर्स आते हैं बट एग्जाम में जाकर ना डामाडोल कर देते हैं। रीजन बीइंग कि आप लोग याद करते हो। मैं कहता हूं कि इडियम और फ्रेजेस कभी भी आपको याद नहीं करनी, लर्न नहीं करनी है मेरे साथी, बिकॉज अगर आप उनको लर्न करने गए तो आप पक्का भूलोगे। तो आपको उसको लर्न करने के लिए नहीं जाना है, आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इडियम एंड फ्रेजेस। द डे यू आर फोकस्ड टू अंडरस्टैंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप बहुत है ना एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप अपनी तार्किक क्षमता को डेवलप कर रहे हो। और जो लोग तार्किक क्षमता पर खेलते हैं बजाय इसके मेमोरी के, उनका काम आसानी से होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ बोलता है सेलेक्ट दी, वही है मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, हमको सेलेक्ट करना है। तो यहां से शुरू होता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू डैश और एल्स योर कोलिग्स माइट सरपास यू। सरपास क्या होता है? आगे निकल जाना। तो बोल रहा है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपकी पहली जो ड्यूटी है, आपकी अगर आप जर्नलिस्ट हैं आपकी पहली ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है वही ये पूछ रहा है। अदरवाइज क्या होगा? आपके कलीग्स आपसे आगे निकल जाएंगे। अब 4 हमारे पास में ऑप्शन है।
देखो, पहला ऑप्शन है ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी लेकिन आपने उसको सहन कर लिया, क्योंकि गलत काम कोई किया, फिर ईट अ हम्बल पाई का मतलब हो गया कि उसको सहन कर लेना, है ना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एक बहुत मुश्किल टास्क करना, क्या ये हो सकता है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, क्या ये हो सकता है। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, अपने कानों को हमेशा ही खुला रखना, यानी कि न्यूज पर फोकस करना, क्या ये हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर जर्नलिस्ट है ना तो पहला पहला काम क्या होना चाहिए, आपका ध्यान आपके काम के ऊपर होना चाहिए। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे ईट अ हम्बल पाई। अब ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है कि कई बार आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी कि ना आप बहुत जीवन में ऐसा होगा आपके साथ में, ऐसा आपको महसूस होगा कि आप ने जो भी काम किया, लेट्स से वट एवर वर्क यू हैव डन, है ना, उस काम में कई बार आपसे एक छोटी सी गलती हो जाएगी और उस गलती की वजह से आपको ना लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपकी होगी तो आपको सुनना पड़ेगा। उसे बोलते हैं ईट अ हम्बल पाई। अब अगर ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल लें तो मान लो कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर में क्या होगा, भई आप चीटिंग करने के इरादे से गए नहीं, लेकिन कुदरती आपके हाथ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रह गया। तो लिखा हुआ रह गया तो गलती तो जो इन्विजिलेटर हैं दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस, उनकी तो मिस्टेक है नहीं। देन आपको वो कुछ बोलेंगे तो आपको वहाँ पे हम्बल पाई खानी पड़ेगी, यानी कि आपको वहाँ पे जो इंसल्ट हुई है, ह्यूमिलिएशन हुई है, उसे खाना पड़ेगा, ठीक है, आपको हम्बल रहना पड़ेगा। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब एक्स क्या होती है, एक्स होती है कुल्हाड़ी। अब कितना मुश्किल काम है कि एक कुल्हाड़ी को चबाया जा सके, तो डिफिकल्ट टास्क तो हुई। भाई वो मूवी थी ना, कौन सी, चुप चुप के जो मूवी थी, उसके अंदर वो अपना ये किरदार था राजपाल यादव का। तो जब वो रोटी लेकर के आते हैं तो बोलते हैं कि ये इसको खाने के लिए क्या मुझे आरी मिल जाएगी। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि रोटी चबाई जा सकती है, ग्राइंड की जा सकती है, पीसी जा सकती है, लेकिन एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को तो नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही मुश्किल कार्य होता है ना, तो वो होता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। फिर क्या आया, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, देखो हवाई किले बनाना, बहुत सारे हम, मैं बताता हूं कि आप जो ये वाली जो ईडीएम है, इस ईडीएम को आप ऐसे याद करें कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। मुंगेरी लाल का एक सीरियल आया करता था आज से बहुत समय पहले डीडी वन के ऊपर, और उसमें वो व्यक्ति क्या किया करता था, वो सारा दिन ना हवाई किले बनाया करता था। वो सपने देखा करता था कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में वैसा हो रहा है। तो ये जब बताते हैं हम लोग बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या हो गया, हवाई किले बनाना या ऐसे ख्वाब देखना जो कि सच नहीं हो सकते। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन वेन ही गॉट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन क्या होता है, देखो आप जब जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी, आई नो कि मेरे जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उन सबकी गवर्नमेंट जॉब एक दिन लगेगी लगेगी। और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जितनी छोटी एज में ये मौका पालो ना, उतना ही बढ़िया होता है, बिकॉज द अर्ली इट इज बेटर इट इज। जितना अर्ली, जितना जल्दी है, उतना ही बढ़िया ये चीज रहती है, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लाउड नाइन क्या होगा, आप समझो क्लाउड आसमान, तो आप आसमान पर पहुंच जाएंगे ना भाई, जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, उस दिन तो आपके पैर जमीन पर नहीं होंगे, है ना। वो गाना कौन सा, आमिर खान का एक गाना है, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूम लूं इन फिजाओं में कहीं, कह दूं क्या है ये हाल, ऐसा कुछ है ना। मेरे आवाज तो बड़ी ही आपने सुन ली होगी आज, आप कोई कमेंट में कोई गलत बात नहीं बोलेगा, ठीक है। तो क्लाउड नाइन आप बस वहां से याद कर लो कि उड़ता ही फिरूं इन सितारों इन हवाओं में कहीं, या मैं, ऐसा कुछ बस अपने माइंड में बिठाओ। भाई क्लाउड नाइन का मतलब ये हो गया कि सातवें आसमान पर बड़ी ही खुशी है। तो आओ, एसएससी एमटीएस 2013 के अंदर ये हमारा आया हुआ है।
इन्वॉल्व इन यूजलेस जर्नी, एक यूजलेस बेकार की जर्नी में इन्वॉल्व होना, ये तो नहीं होगा। अनसेटल्ड, भाई जो व्यक्ति अनसेटल्ड होगा यानी अभी तक सेटल नहीं हुआ है, स्थायी रूप से कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका तो नहीं बनेगा। अवेलेबल टू बी कैंसिल, टू बी कॉल टू गो टू वर्क, यानी काम, आपको काम पड़े और आप उसको बुला लो, ऐसी परिस्थिति में रहना नहीं। क्लाउड नाइन बिल्कुल सिंपल है, वेरी हैप्पी। ठीक है, तो वेरी हैप्पी इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है? फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल सिंपल है कि जैसे हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा कि फिर से जीरो से शुरू कर लेना, ये हमने पढ़ा भाई। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है कि फिर से बिगिन करना। फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है? जैसे बैक टू स्क्वायर वन में तो ये हुआ कि आप स्क्वायर वन पर वापस आए, है ना, आपने शुरू किया, आपने बड़ा स्ट्रगल किया, एक कंपनी खोल ली, आपने कंपनी में नाम कमाया, बट फिर एक झगड़ा हुआ कंपनी के पार्टनर्स के बीच में, कंपनी डीबैकल हो गई। डीबैकल क्या होता है? खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, तो कंपनी डीबैकल हो गई, तो वहां तो हुआ बैक टू स्क्वायर वन, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाना। लेकिन यहां क्या है? फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच होता है कि जीरो से शुरू करना, है ना। तो आओ, फ्रॉम अ स्किन डिजीज, एक चमड़ी की, चर्म रोग के लिए बोल रहा, नहीं चर्म रोग के लिए तो नहीं आ रहा। फ्रॉम अटर डिसऑर्डर, अव्यवस्था, अराजकता के लिए क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा। फ्रॉम डेथ, क्या मृत्यु के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आ क्या रहा है? फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, है ना। तो फ्रॉम स्क्रैच बड़ा ही सिंपल है, फ्रॉम द बिगिनिंग इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, एक आता है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, आपने कमेंट करके मुझे बताना है एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है। जो बच्चा ये बता पाएगा भाई एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाएगा। ठीक है जी, ये करना है आपको, प्रयास करना है कि आप बता पाओ। आगे पढ़ो, चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 yards इन हिज इन्वेस्टिगेशन, जो डिटेक्टिव था वो पूरे के पूरे 9 yards, अब होल 9 yards अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चला गया। कहने का मतलब ये कि जो डिटेक्टिव था, जो खुफिया जासूस था, वो अपनी ही जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल की, तो वो पूरे के पूरे 9 yards चला गया। अब 9 yards जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई 9 yards है या 10 yards है वहां चला गया, इसका मतलब है कि पूरी डिटेल में चला गया। तो जब भी आपके पास में ना होल 9 yards, रिमेंबर करना कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी जितना भी बेचारा वो कर सकता था उसने करने का प्रयास किया। चलो ऑप्शन देखते हैं। मेजरिंग एवरी स्टेप, हर स्टेप का उसने पालन किया। एवरीथिंग ऑल द वे, जो भी वो कर सकता था उसने सब ट्राई किया। क्लोज एफिनिटी विद द लॉ, कानून के साथ बिल्कुल जुड़ करके काम किया। टेकिंग द डिस्टेंट कॉल, बहुत ही दूर दर्शी वाली कॉल ली उसने, विचार किया। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने बोला होल 9 yards, होल 9 yards का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसा काम किया जो एक कंप्लीटली आपने एवरीथिंग उसके लिए ट्राई किया, आपने सब कुछ ट्राई किया, है ना। जैसे बोलते ना शाम दाम दंड भेद, मैंने सब कुछ कर लिया, तो वो क्या होता है? होल 9 yards उसमें आ जाएगा। इनटू हॉट वाटर, इनटू हॉट वाटर का हमें मीनिंग बताना पड़ेगा। नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्या अच्छे संबंध नहीं है। इन फेवर विद, किसी के साथ में फेवर है। केम टू नथिंग, कुछ भी रिजल्ट नहीं, आउटकम नहीं आया। इनटू ट्रबल, या फिर ट्रबल में था, समस्या के अंदर था। तो इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा? इनटू हॉट वाटर होता है भाई गर्म पानी के अंदर। अब कोई भी व्यक्ति गर्म पानी के अंदर तो नहीं हो सकता ना, तो गर्म पानी के अंदर होने का मतलब क्या हुआ? हॉट वाटर का मतलब ऐसा हुआ कि आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी रही कि आप हमेशा ही ऐसी जगह पर रहे जहां पर समस्या ही समस्या थी। तो सिंपल है। अब भाई गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप समझो इसको,
जून जुलाई का महीना चल रहा है और आपको कोई गर्म पानी के अंदर डाल दे तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे समस्या है सर, है ना? तो बस इनटू हॉट वाटर क्या होता है? इनटू ट्रबल। दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर। ये इडियम्स और फ्रेजेस बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि आप किसी भी सेंटेंस को ना बहुत अच्छे रूप से बोल पाएं। जैसे मैं ये भी बोल सकता था कि वेल सिंस लास्ट फ्यू डेज आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, है ना? पिछले कुछ दिनों से मैं काफी ट्रबल फेस कर रहा हूं। सिंस लास्ट फ्यू डेज आई एम फेसिंग या आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। मैं बहुत परेशानी का सामना कर रहा हूं। अब मैं इसको और सेंटेंस को बढ़िया तरीके से बोलना चाहता हूं, अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूं, तो मैं यहां ये बोलूंगा सिंस लास्ट फ्यू डेज आई एम इन टू हॉट वाटर। सिंस लास्ट फ्यू डेज आई एम इन टू हॉट वाटर। तो मैं ये बोल दूंगा तो ये सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगेगा और आप समझो मैंने ये नहीं बोला कि मैं समस्या के अंदर हूं। अब मैं समस्या के लिए बोल सकता था आई एम इनटू ट्रबल, है ना? बट मैंने क्या बोला? आई एम इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब भी यही है कि मैं समस्या में हूं, बट दैट साउंड्स मोर एफिशिएंट। ये ज्यादा अच्छा लगता है। आप इंग्लिश में जब भी आगे यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू लर्न और कहीं पे भी आप बोलेंगे तो एक जनरल स्टेटमेंट की जगह इफ यू यूज इडियम्स एंड फ्रेजेस इट साउंड्स बेटर। ये अच्छा सुनने में आता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचीफ योर चाइल्ड इज अप टू, द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट। टीचर ने जो यंग पेरेंट थे उनको बोला, जवान नव विवाहित थे, उनको, उन माता पिता को बोला कि अपना जो बच्चा है उसकी शरारत को, मिसचीफ क्या होता है? उसकी शरारत को डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई, अपने आंखें बंद मत करो। तो अपने को टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब बताना है। अगर इस पूरी सेंटेंस का मतलब समझे तो ये कहना चाह रहा है कि भाई उन जवान जो माता पिता थे उसको प्रिंसिपल ने बोला, टीचर ने बोला कि आप अपने बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करें। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब यहां पर ये है। तो बड़ा इजी है, 4 ऑप्शन है। क्लोज द डोर, गेट बंद करना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। टेक प्राइड इन, किसी चीज में गर्व महसूस करना, ये कहां से नहीं होगा। गिव रिवॉर्ड्स, उसको शाबाशी देना। गलत कार्य करने के लिए कौन शाबाशी देगा भाई? तो क्या आएगा? प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड करना, ऐसा करना कि आपने उसको नोटिस ही नहीं किया है। तो ये काम वो बोलना चाह रहे कि आप ऐसा काम मत करो। डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई, दैट मीन्स डोंट डू समथिंग दैट इज गोइंग टू हर्ट योर चाइल्ड इन लॉन्ग टर्म, है ना? लंबे समय में आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, ऐसा काम मत करो। तो जो हमारे पास में है डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका सिंपल सा मतलब है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। ऐसा मत करो कि आप नोटिस नहीं कर रहे हो, आप उसको नोटिस करो, गौर करो, उनको अच्छा बनाओ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हैव एग ऑन योर फेस, ये बहुत अच्छी इडियम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है बिकॉज एक अभी जो रिसेंट हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस और वोकैब भी कर रहे हैं, आर मेन फोकस इज टू गेट यू द वोकैब्स एंड द इडियम्स एंड फ्रेजेस विच आर गोइंग टू अपीयर इन नियर फ्यूचर, जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। रीजन बिंग की सिचुएशंस, कि अभी की सिचुएशंस क्या चल रही है, उससे काफी सारी इडियम्स और फ्रेजेस रिलेट करती हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हैव एग ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर एग लगा होना, या किसी ने आपके चेहरे पर एग लगा दिया, अंडा लगा दिया, इस इडियम का मतलब क्या होगा? मैंने पहले भी बोला कि इडियम्स या तो फनी होती हैं या बहुत ही गंभीर बात करके जाती हैं, लेकिन इडियम्स का मतलब एग्जैक्ट वो कभी भी नहीं होता जो लिखा होता है। अगर आप इडियम्स और फ्रेजेस का, मैंने एक सेशन बनाया है, शायद तक ज्यादा लंबा नहीं होगा, 12 या 13 मिनट का वो सेशन होगा। अगर आप इडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस समझ लें, तो अगर आपको इडियम्स याद भी नहीं है तब भी 90% ऑफ द टाइम्स आपका आंसर वो सेशन देखने के बाद सही होगा। ऐसा मेरा बिलीव है, ऐसा मेरा थोरोली मानना भी है। हैव एग ऑन योर फेस, 4 हमारे पास में ऑप्शन है। डिफीट समवन थोरोली, किसी को बहुत बुरे तरीके से डिफीट यानी कि हरा देना, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। रिवील अ सीक्रेट, एक रहस्य खोल देना, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट चॉइसेस, दो अनप्लीजेंट यानी असुहावनी चॉइसेस के बीच में चॉइस बनाना, तो ये भी नहीं होगा। टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बेरेस्ड, यानी कि शर्मिंदगी या महसूस करवाना या मूर्ख दिखना, ऐसा लगना, तो ये वाला इसका आंसर सही होगा।
हैव एग ऑन योर फेस, टू बी मेड टू लुक फुलिश, मूर्ख दिखना, या फिर शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, इसी के साथ में आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि एम्ब्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये तो एम्बेरेस्ड है, एम्बेरेस्ड क्या होता है? शर्मिंदा, है ना, शर्मिंदा हो गया। तो आपको ये बताना कि एम्ब्रेस अगर वर्ड आए तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। Our team is all on the same page when it comes to our goals for the upcoming project. हमारी जो टीम है वो बिल्कुल सेम पेज पर है when it comes to our goals for the upcoming project, जब बात आती है हमारे गोल्स के बारे में अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। क्या क्या बोलना चाह रहा है? देखो, our team is all on the same page, हमारी जो टीम है वो सेम पेज के ऊपर है। When it comes to our goals for the upcoming project, जब बात आती है हमारे गोल्स की अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए तो हमारी टीम बिल्कुल क्या है? सेम पेज के ऊपर है। तो चार अपने पास में ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है बी कंफ्यूज्ड। क्या बी कंफ्यूज्ड हो सकता है? मतलब असमंजस में होना, नहीं हो सकता। बी अनश्योर, असुनिश्चित होना, नहीं हो सकता। बी इन कन्फ्लिक्ट, आपस में विरोधाभास होना, नहीं हो सकता। सेम पेज का मतलब होता है बी इन एग्रीमेंट, आपस में बिल्कुल तालमेल बना हुआ है, एग्रीमेंट उनका अच्छा है आपस में। तो वो बोलते हैं, हम लोग जब बोलते हैं ना बी इन एग्रीमेंट, दैट मीन्स हम लोग बोलना चाह रहे हैं वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। जब भी आपके पास ये इडियम आएगी ऑन द सेम पेज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑन द सेम पेज का मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति आपस में क्या है? अग्रीमेंट है, आपस में सही तालमेल बना करके चल रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि हमारी फैमिली में देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स एंड वी ऑल आर ऑन द सेम पेज ऑलवेज, हम हमेशा ही सेम पेज पर रहते हैं। दैट मीन्स आई एम टेलिंग यू कि हमारा जो भी है ना परिवार के अंदर वो अग्रीमेंट चलता है, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करके जो भी काम करते हैं। तो दैट मीन्स बीइंग ऑन द सेम पेज। अब जैसे आपके फ्रेंड्स भी होंगे तो कई बार ऐसा डिस्प्यूट भी होता होगा, झगड़ा भी होता होगा, बट समटाइम्स आप रियलाइज करते हैं कि हम लोग जो हैं सबके सब ऑन द सेम पेज होते हैं। यानी वी ऑल आर ऑन द सेम पेज मींस वी ऑल आर इन द एग्रीमेंट। हम सबका क्या है? बी इन द एग्रीमेंट है, हम लोगों का समझौता है आपस में। वी डोंट फाइट, वी डोंट हैव कन्फ्लिक्ट्स, हमारे विरोधाभास नहीं होते, इस तरीके से। 13 आ गया, रिद्धि बिलीव्स इन वेयरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव, दैट इज वाई शी हैज सो मेनी फ्रेंड्स। देखो, दैट इज वाई शी हैज सो मेनी फ्रेंड्स, यही कारण है कि उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं। अब उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं तो मतलब ऊपर वाली लाइन में कुछ पॉजिटिव बात आ रही है, नहीं तो दोस्त बनाना मुश्किल काम हो गया आज के समय में। रिद्धि बिलीव्स, रिद्धि का ऐसा मानना है, रिद्धि बिलीव्स इन वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव। तो हमें बताना है हर हार्ट, वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव का मतलब यहां पर क्या है। ठीक है, टू क्रिटिसाइज एवरीवन, हर किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अगर ये होता तो फिर वो अपना हार्ट अपने स्लीव पर कैसे पहन के चलती। टू वियर अ बैज ऑफ ऑनर, क्या उसने सम्मान का कोई चिन्ह यहां पर पहन के रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। टू टॉक अलाउड, जोर जोर से बातें करना, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वंस इमोशंस, अपने इमोशंस को बड़ा ही फ्रीली एक्सप्रेस करना, बिल्कुल ये सही बात होगी। जब आप बोलते हो ना कि वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव, इसका मतलब है खुले दिल की है। रिद्धि बहुत खुले दिल की है, रिद्धि का दिल बड़ा खुला है, वो ओपन हार्टेड है, वो तभी तो उसके बहुत सारे दोस्त हैं। आज के समय में अगर आपके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, दैट मीन्स आप अप फ्रंट हैं, आप अपराइट हैं, आप सही बात करते हैं, आप जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं, आप प्रिस्टाइन हैं, है ना। ये इतने सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो जब आप ये बिल्कुल, जब आप अपना हार्ट अपने स्लीव पर पहनते हैं, यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, दैट मीन्स यू आर ओपन माइंडेड, यू आर ओपन हार्टेड, यू आर अ वेरी ग्रेसियस पर्सन। इसलिए लोग आपको ज्यादा क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो वो होना भी जरूरी है। एक बट एक साथ
ये तो चलो ईडियम की बात हुई, जीवन की बात के अंदर अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल एज वेल, सावधान भी रहना पड़ता है कि आज के समय में हर किसी को हर बात नहीं बता सकते है ना, नहीं तो क्या हो जाएगी, कैट आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। तो बताना भाई कैट आउट ऑफ द बॉक्स ईडियम का मतलब क्या होता है। लेट, या लिख दे रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बताना कि द कैट लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स ईडियम का मीनिंग क्या होगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स ईडियम का मतलब क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का आ गया 14। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स क्या होती हैं, तलवारें, तो तलवारें आपस में क्रॉस करना, इसका मीनिंग क्या होगा अपन को चेक करना पड़ेगा। टू किल, मार देना। टू अरेंज, एक सही तरीके से व्यवस्थित करना। टू डिफेंड, डिफेंड का मतलब है किसी का बचाव करना या खुद का बचाव करना। टू फाइट, आपस में झगड़ा करना। देखो तलवारें खुलेगी तो फिर डिफेंड तो नहीं होगा, झगड़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो अरेंज करना भी नहीं होगा अगर टू क्रॉस स्वॉर्ड्स होंगी तो, या तो टू किल होगा या टू फाइट होगा। तो किल थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया, इसलिए यहां पे क्या होगा, टू फाइट। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, टू फाइट। देखो यही फर्क है एक ईडियम में और एक फ्रेज के अंदर। ये एक फ्रेज है अभी, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जैसी लिखी होती है ना एग्जैक्टली वही मीनिंग होता है उसका। जैसे अभी यहां लिखा आया टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, आपस में तलवारें क्रॉस करना, तो आपको एक पता लग गया ना भाई, तलवारें आ रही हैं, स्वॉर्ड्स आ रही हैं, तो आपस में झगड़े वाली बात ही होगी। तो एग्जैक्टली वही बात करती है फ्रेज जो लिखा होता है ना। इससे पहले ये हमारा थर्ड सेशन हो चुका है आज की तारीख के अंदर ईडियम्स और फ्रेजेस का। सबसे खास बात यह है कि इससे दो जो पहले सेशन बने हैं उसमें एक सेशन हमारे पास में है जिसके अंदर हम लोगों ने इमोजी की तरीके से ईडियम्स और फ्रेजेस को समझी है, तो वो सेशन भी जाकर चेक करना। और दूसरा हम लोगों ने जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है वो हमने पहले से ही एक ईडियम फ्रेजेस का पीवाईक्यू बना दिया है सेट, तो वो भी जाके चेक कर लेना। हो सकता है कि आपको ये चीजें आगे जाके लाभ करें। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करनी है अपन को, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम सेलेक्ट करनी है। द डील वॉज, जो डील थी, डैश फॉर 3 months, वो 3 महीने के लिए थी। 3 महीने के लिए क्या थी ये अपन को समझना है। जब ये बोल रहा कोई डील थी, डील क्या मतलब, कोई ऐसा हो सकता है कोई व्यापारिक एक डील होगी, व्यापारिक कोई डील होनी चाहिए। तो व्यापारिक कोई डील है, वॉज डैश फॉर 3 months, 3 महीने के लिए थी। तो 3 महीने के लिए क्या थी हमें ये बताना जरूरी है भाई, वो जो व्यापारिक डील थी वो 3 महीने के लिए क्या थी। तो यहां पर देखो ए हमारे पास में आ रहा है कट नो आइस, कट नो आइस। जैसे एक होता है ना ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का मतलब तो होता है कि बातचीत करना है ना, एक माहौल बना लेना। कट नो आइस क्या होता है कि आप किसी को कुछ भी बता लो लेकिन आप उसको इमोशंस में नहीं लेकर के आ सकते। आप कट नो आइस, आप आइस नहीं काट सकते, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ब्रोकन द आइस, आइस ब्रेक कर दी यानी आपस में व्यवहार बना लिया, क्या ये हो सकता है, देखते हैं। टिप ऑफ आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या बहुत बड़ा होता है, टिप क्या छोटी सी चीज, मतलब क्या छोटी सी चीज होना, क्या ये नहीं होगा। पुट ऑन आइस, पुट ऑन आइस का मतलब क्या होता है, डिले कर देना, ठीक है। जैसे आइस पे रख दिया तो ठंडे बस्ते में डाल दिया ना, हिंदी में बोलते हैं ना ठंडे बस्ते में डाल देना, तो ठंडे बस्ते में डाल दिया उसे बोलते हैं पुट ऑन आइस। तो यहां पर होगा द डील वॉज पुट ऑन आइस फॉर 3 months, डील जो थी 3 महीने के लिए वो आइस पर डाल दी गई, यानी कि 3 महीने के लिए उसे डिले कर दिया गया या हो सकता है पोस्टपोन किया गया हो, इस प्रकार से ये पुट ऑन आइस हमारे पास में आ गया। तो ये हमने 15 इडियम और फ्रेजेस के क्वेश्चन कर लिए, और इससे पहले भी हमने 20 एक में कर रखे हैं। स्पेलिंग के भी पीवाईक्यू हमारे अच्छे खासे बन रखे हैं अभी, तो आप जो जाके चेक करना हर एक चीज को, बड़ा ही आपको ना वहां से देखो। मेरा मोटिव ये रहता है कि
मैं आपको वो कंटेंट लेकर के आऊं, वो मैटर आपके लिए लेकर के आऊं जो आपको एग्जाम क्रैक करा दे। और एग्जाम क्रैक करना आज के समय में ही हमारा जो सबसे बड़ा टास्क है। द गोल दैट वी हैव इज टू क्रैक आवर एग्जाम्स। हमें अपने एग्जाम को क्रैक करना है, यही हमारा गोल है और यही टारगेट हम लोग आगे लेकर के चलेंगे मेरे भाई, तभी हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। पॉइंट, एक बच्चे की मुझे बात याद आई। उस बच्चे ने बोला था कि सर ना आपका चैनल बड़ा अंडर रेटेड है, आप बहुत मेहनत करते हो पर फिर भी अंडर रेटेड है। अंडर रेटेड हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि अच्छी चीजों को ग्रो करने में समय तो लगता ही है ना। तो वही बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक तो आप करते ही हो, प्रेम प्यार देते ही हो। सब भाई बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, ध्यान लगा करके पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, किताबों का साथ कभी ना छोड़ें। किताबें जीवन में हमें वो चीजें दे करके जाती हैं जो शायद तक हम लोग कहीं से भी प्राप्त नहीं कर पाते। धन से भी वो चीज हमें नहीं मिल पाती जो हमें बुक्स दे करके जाती हैं। ठीक है, तो किताबों का साथ बना करके रखें। सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को जय श्री राधे।